नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश जी द्वारा लिखित परमात्मा का कुत्ता। इस विषय में जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहाँ पर कैसे कार्य किए जाते हैं, उनके काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाया गया है। इस विषय के माध्यम से हम जानेंगे कि सरकारी दफ्तर में बैठे वो अफसर किस प्रकार एक आम इंसान को परेशान करते हैं, किस प्रकार उनके छोटे मोटे कामों को लंबे समय तक टाला जाता है, किस प्रकार जब एक आम आदमी बहुत ही परेशान हो जाता है तो उसे कैसा व्यवहार करना पड़ता है अपने काम को निकलवाने के लिए। तो चलिए इस विषय को शुरू करते हैं। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियाँ सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जिनवीस धड़ाधड़ अर्जियाँ टाइप कर रहा था। तो देखिए ये जो है ये सरकारी जो दफ्तर था, ऑफिस था, उसके बाहर का ये सीन यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो कैसा था वहाँ का माहौल। बहुत से लोग सिर लटकाए यहाँ वहाँ बैठे हुए थे जैसे किसी का मातम करने आए हों। मातम अर्थात जब कोई मर जाता है तो जो लोग सब जमा होते हैं दुख मनाने के लिए, उसे मातम कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था लोग इस तरह से सिर लटका कर बैठे थे जैसे किसी का मातम करने आए हो। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खोलकर खाना खा रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग पगड़ी सर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर जो सड़क के किनारे वहाँ सब बिखरे हुए थे। कुछ लोग छोले कुलचे खा रहे थे, बहुत लोग छोले कुलचे खा रहे थे। तो छोले कुलचे वाले का रोज़गार गरम था अर्थात अच्छा चल रहा था उसका रोज़गार। और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा हुआ था। कमेटी के नल के पास छोटी मोटी लाइन लगी हुई थी, लोग वहाँ पर पानी वानी पी रहे थे, पानी भर रहे थे। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जिनवीस धड़ाधड़ अर्जियाँ टाइप कर रहा था। अर्जिनवीस अर्थात अर्जी अर्थात एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन टाइप करता है उसे अर्जिनवीस कहते हैं। तो वो बैठ के फटाफट एप्लीकेशन वगैरह सबके टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पहुंचने की फुर्सत नहीं थी। तो वो बहुत बिजी था अपने एप्लीकेशन वगैरह टाइप करने में, तो उसे अपना पसीना पहुंचने तक की भी फुर्सत नहीं थी। सफ़ेद दाढ़ियों वाले दो तीन लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले दो तीन लंबे ऊंचे जाट अर्थात ये एक जाति है। ये लोग हरियाणा के होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खेती वगैरह का काम करते हैं। तो हरियाणा में जो रहते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं, उन्हें जाट कहा जाता है। ये एक जाति है। तो ऐसे वो लोग, उन लोगों का जो बॉडी पर्सनैलिटी कैसा होता है उनका, वो लोग बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी लाठियों के सहारे झुके हुए थे और उस अर्जिनवीस के खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जिनवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह हवा से उड़ा जा रहा था। धूप से बचने के लिए अर्जिनवीस ने क्या किया था, टाट का पर्दा लगाया था। टाट अर्थात पटसन कहते हैं, पटसन को अंग्रेज़ी में जूट कहते हैं। तो जूट का पर्दा उसने लगा रखा था जो वो हवा से उड़े जा रहा था। थोड़ी दूर मोड़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेज़ी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। मोड़ा अर्थात जो बांस की लकड़ियों से बनता है, छोटा सा पीढ़ा होता है, उसे मोड़ा कहते हैं। तो उसका लड़का क्या कर रहा था, अंग्रेज़ी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। कमीज़ों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। तो कमीज़ों के आधे बटन खोले हुए, अपने शर्ट के बटन वगैरह आधे खुले थे और बगल में अर्थात अपने हाथ के नीचे, बाजू के नीचे कुछ फाइलें दबाकर कुछ बाबू एक दूसरे से, बाबू अर्थात जो दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी दफ्तर में जो लोग काम करते हैं, वो आपस में ऐसे मजाक मस्ती करते करते, छेड़खानी करते हुए रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। चपरासी अर्थात पियोन को चपरासी कहते हैं। तो वो बैठकर उदासीन होकर अपने स्टूल पर बैठा हुआ था और मन ही मन वो कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होठ हिलते थे, कभी सिर हिल जाता था।
सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। तो ये क्या था? कंपाउंड में सितंबर की धूप थी, बहुत अच्छी खासी धूप फैली हुई थी। चिड़ियों के बच्चे अपना अभ्यास कर रहे थे, उड़ने की कोशिश कर रहे थे और जो बड़े बड़े कौवे थे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। पोर्च अर्थात जो घर के बाहर का जो एरिया होता है उसे पोर्च कहते हैं, जहाँ पे ऐसे शेड जैसा होता है और बहुत से लोगों के घर पे होता है, वो लोग वहाँ बैठ के चाय वाय पीना पसंद करते हैं, उसे पोर्च कहते हैं। तो वहाँ पे कौवे थे वो लोग चहलकदमी कर रहे थे अर्थात इधर से उधर वो लोग चल रहे थे। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंजल के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई ज़मीन की हकदार हो जाती है या नहीं। तो एक जो बुढ़िया थी जिनका चेहरा पूरे झुर्रियों से भरा हुआ था, झुर्रियों का जैसे गुंजल अर्थात एकदम झुर्रियों से भरा हुआ, एकदम सिलवटें पड़ी हुई, जो उनके चेहरे पे एकदम सिलवटें थी, झुर्रियाँ थी। तो वो सबको पूछ रही थी कि उनके लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई ज़मीन इनके नाम इनके हक की हो जाती है या नहीं। अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज़ पर लिखा अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह ज़रूर उसने क्षमा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है। तो अंदर हॉल में क्या हो रहे थे? अंदर कमरों में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। सरकारी दफ्तर में क्या होते हैं, ऐसे सब बहुत सारे डेस्क होते हैं और लोग बैठे हुए होते हैं और फाइलें धीरे धीरे एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाती है, सब अपना अपना काम करके फाइलें आगे बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह फाइलें चल रही थी धीरे धीरे और 2-4 बाबू क्या कर रहे थे, बाबू अर्थात जो लोग वहाँ काम करते हैं, तो वो लोग बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे और उनमें से एक जो थे वो क्या कर रहे थे, एक जो अफसर थे वो अपने कागज़ पर लिखी एक ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहे थे और दोस्त ये सोच रहे थे कि इन्होंने किसी पुराने मैगज़ीन से उठाई है, जो कि क्षमा या 20वीं सदी के कोई मैगज़ीन से सुनकर पढ़कर उन्होंने ये कविता उड़ाई है, ये गज़ल उड़ाई है। अजीत साहब ये शेर आज ही कहे हैं या पहले कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं। सांवले चेहरे और घनी मूँछों वाले एक बाबू ने बाईं आंख को ज़रा सा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। तो जब उन्होंने अजीज साहब ने जब गज़ल सुनाई तो एक सांवले चेहरे और घनी मूँछों वाले एक उनके मित्र बाबू ने उन्हें थोड़ा आंख मारकर जैसे मजाक में उन्हें चिढ़ाने के लिए छेड़ने के लिए उनसे पूछा, ये आज ही कह रहे हैं या पहले कहे हुए कुछ शेर आज अचानक याद हो आए हैं? मतलब ये कहीं से आपने उठाई है, किसी मैगज़ीन से पढ़कर आप सुना रहे हैं या ये आज के ताज़ा हैं? और सब उनके आसपास जो लोग खड़े थे उनके चेहरे खिल गए, मतलब सब खुश हो गए। यह बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अजीत साहब ने अदालत में खड़े होकर हलफिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज़ कही हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवाना तो कोई रिसरचंदा ही मुरत्तब करेगा। तो उन्होंने जब उनके दोस्त ने जब उन्हें ऐसे कहा कि ये ताज़ा है या कहीं से उठाई है, तो वो एकदम हलफ या अदालत में खड़े होकर बयान, जैसे अदालत में जब खड़े होकर क्या देते हैं, शपथ, जैसे हम मतलब एकदम विश्वास के साथ जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं, हलफ या बयान। शपथ पूर्वक दिया गया बयान उसे कहते हैं हलफ या बयान। तो उस लिहाजे में उन्होंने कहा, उस लहजे में उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल है। और अगर इसी टॉपिक पे, इसी वजन पे अगर कोई गज़ल मैंने सुनाई होगी तो याद नहीं है। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए, मतलब सबकी ओर देखते हुए हल्की हंसी के साथ उन्होंने बोला, अपना दीवाना तो कोई रिसरचंदा ही मुरत्तब करेगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो गज़ल सुना रहा हूँ ये सब उसे ही पसंद आएगा जो इन सब चीज़ों का शौकीन हो, जिसे ये सब सुनना पसंद होता हो। एक फरमाइशी कहा लगा जिसे शी की आवाज़ों ने बीच में ही दबा लिया। कह गए पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ़ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें
सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह की फाइल एक मैच से एक्शन के लिए दूसरी मैच पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मैच से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीत साहब अब आवाज़ ज़रा धीमी करके गज़ल का अगला शेर सुनाने लगे। तो जब वो उन्होंने कहा तो सब क्या, जब गज़ल सुनाते हैं सब वाह वाह करते हैं, तो वो लोग अपने वापस उसमें लग गए। तो फिर एक शीशे की आवाज़ आई जिसका अर्थ था कि कमिश्नर साहब अब ऑफिस में आ चुके हैं। तो अब सब धीरे धीरे बात करेंगे क्योंकि बॉस आ गए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह की फाइल एक मैच से एक्शन के लिए दूसरे मैच पर पहुंच गई। तो कुछ देर ऐसे लगा रहा, शांति रही, काम चल रहा है दफ्तर में। तो जो सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह था उसकी फाइल एक मैच से दूसरे मैच को गई। वो मुस्कुराता, उसका काम हो गया, वो मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया और जिस अफसर की मैच से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। जमघट अर्थात वहाँ जो लोग जमा हुए थे चाय पीने के लिए, वहाँ जाके उन लोगों के साथ शामिल हो गया चाय पीने के लिए। अब अजीत साहब आवाज़ धीरे करके गज़ल सुना रहे थे क्योंकि कमिश्नर साहब आ गए हैं। साहब के कमरे से घंटी हुई, चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। तो कमिश्नर साहब ने घंटी बजाई तो ये जो चपरासी था वो फटाक से, मुस्तैदी से अर्थात स्पीड से, एकदम तेज़ी से उठ कर के अंदर गया और उसी तेज़ी से वापस आकर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज़ पर रखे ढेर से कागज़ों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकाल लिया। तो उन्होंने चपरासी को क्यों बुलाया था? खिड़की का पर्दा ठीक करने के लिए। और उससे करवाकर उन्होंने अपने फाइलों पे, कागज़ों पे साइन किया, दस्तखत अर्थात सिग्नेचर उन्होंने दस्तखत की और पाइप सुलगाकर अर्थात सिगरेट, रीडर्स डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकाल लिया। लेटिसिया वोल्ड्रिज का लेख कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे। तो वो कौन सा किताब वो पढ़ चुके थे? लेटिसिया वोल्ड्रिज का लेख कि उसे इतालवी अर्थात इटालियन, इटली में रहने वाले लोगों को इतालवी कहते हैं। तो उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है ये किताब वो पढ़ चुके थे। और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में जेडी रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। अब वो एक किताब एक अंक ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब वो दूसरा पढ़ रहे हैं जो कि हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में है, अर्थात हार्ट के जो ऑपरेशन होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर है। तो उन्होंने पृष्ठ अर्थात पेज नंबर 111 खोलकर वो अब ऑपरेशन के बारे में पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आ शामिल हुए थे। एक अधेड़ा आदमी था जिसने अपनी पगड़ी ज़मीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके तथा टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे ज़रा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी और उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का आसपास की हर चीज़ को घूरती नज़र से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगें धीरे धीरे पूरी खुल गई थी और आवाज़ इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। वह बोलता हुआ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। तो अब क्या हुआ, बहुत से लोग बैठे हुए थे कंपाउंड में, तो अब उसमें 4 नए चेहरे आ गए हैं। उन 4 नए चेहरों में कौन था? एक आदमी था, उसके साथ एक बड़ी उम्र की स्त्री थी और उनके साथ एक लड़की थी और एक लड़का था। तो ये 4 लोग थे। तो उस आदमी ने क्या किया था, वो अपनी पगड़ी को खोल के बिछा लिया था और उसके ऊपर बैठा हुआ था, अपने हाथ पीछे करके और अपने टांगों को फैलाकर। और अब वो ज़ोर ज़ोर से अपने घुटनों पर हाथ मारते हुए कह रहा है कि सरकार वक्त ले रही है। तो इनका जो भी काम है वो अटका हुआ है। तो अब वो
ज़ोर ज़ोर से वहाँ बैठकर कह रहे हैं कि 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इतना टाइम ये लोग लेते हैं काम करने में, जब तक ये काम पूरा करेंगे तब तक यमराज का बुलावा आ जाएगा, हम चले जाएंगे, जब हम जाने लगेंगे तब पता चलेगा कि अर्जी मंजूर हो गई है। चपरासी की टांगे ज़मीन पर पुख्ता हो गई और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए। तो अब चपरासी की टांगे जमीन पर पुख्ता हो गई और वो सीधा खड़ा हो गया। अब ये सब सुन के वो खड़ा हो गया है और जो कंपाउंड में भी लोग बैठे हुए थे, सब फैले हुए थे, वो भी सब एकदम कस गए हैं, क्योंकि अब कुछ हो रहा है तो लोगों को थोड़ा जानना है कि ये क्या हो रहा है, ये लोग इंसान ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। जब हम भी कहीं जा रहे होते हैं, सड़क पे कुछ हो रहा होता है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो हम भी रुक के देखते हैं कि क्या हो गया है। तो वैसे वहाँ के लोग भी सोचने लगे कि क्या हो गया और सब अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए और कई लोग पेड़ के पास आ गए। 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों ज़मीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी ज़मीन दो, मगर 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है, इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो मैं आ गया हूँ, आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भुखमरी के बाद सालों ने ज़मीन दी है मुझे 100 मरले का गड्ढा, उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियाँ गाड़ूंगा। अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दो, लेकिन ज़मीन तो दो, मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी? इन्हें 7 साल के बाद, 7 साल की परेशानी झेलने के बाद इन्हें ज़मीन मिली थी। तो ये सब जो होते हैं, ये सब जाट होते हैं। ज़मीन से ही इनका घर चलता है, क्योंकि खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। और जब इनके पास ज़मीन नहीं होती है तो फिर बहुत परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। भूखमरी अर्थात भूख में रहना, खाने के लिए जब कुछ नहीं होता है, इसे भूखमरी कहते हैं। तो इन्हें 7 साल की भूखमरी के बाद ज़मीन मिली थी, वो भी खराब ज़मीन इन्हें दे दी गई। 100 मरले का गड्ढा, मरला अर्थात मरला ज़मीन मापने की एक इकाई है, यूनिट कहते हैं जिसे। तो इन्हें 100 मरले का एक गड्ढा यानी कि खराब ज़मीन इन्हें दे दी गई थी, जिस पे खेती नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये बहुत ही परेशान है और 2 साल से इन्होंने अर्जी दी हुई है कि ज़मीन के नाम पर जो गड्ढा उन्हें मिला है उसे बदल के कोई दूसरी ज़मीन दे दी जाए, पर उनका वो काम 2 साल से हो नहीं रहा है। 2 साल बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि जो खेती बाड़ी करते हैं, जो जाट होते हैं, वो कैसे जिएंगे, क्योंकि उनका सारा कुछ, उनकी कमाई, उनकी रोजी रोटी ज़मीन से ही तो आती है ना। इसीलिए आज ये बहुत परेशान हो गए हैं इन सब चीज़ों से। तो आज इन्होंने फैसला कर लिया है कि आज ये अपना काम यहाँ से करवा के जाएंगे। 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। अब ये बैठकर क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायती टोन में अभी कह रहे हैं कि इस कमरे से उस कमरे तक जाने में, अर्जी को जाने में वक्त लगता है, इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है, सरकार वक्त ले रही है। तो अब सरकार से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। तो अब ये कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं अपना घर परिवार लेकर आ गया हूँ, कितना वक्त लेना है ले लो, मैं आज यहीं बैठा हूँ, लो कितना वक्त तुम्हें लेना है, पर मेरा काम आज होना चाहिए। तो अब वो गुस्से में क्या कह रहे हैं, मुझे 100 मरले का गड्ढा मिला 7 साल की भुखमरी के बाद, उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियाँ गाड़ूंगा। अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दो, लेकिन ज़मीन तो दो, मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। तो इन्होंने अर्जी क्या दी थी कि उस ज़मीन को बदल के मुझे 50 मरले की ही सही, पर एक ज़मीन दे दीजिए, पर उन्हें वो ज़मीन अब तक मिली नहीं है। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वह उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल यहाँ से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा, चल उठ। मिस्टर आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वह आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला, मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है।
पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था, अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है। बेताज बादशाह, उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपरासी बादशाह। तो वहाँ का जो चपरासी था, प्यून था, अब वो आ गया अपने हथियार लेकर आगे आया। माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। माथे पर त्योरियां, तो जब हम क्रोध में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो लकीरें बन जाती है, तो वही है। माथे पर त्योरियां हैं, आंखों में क्रोध है। वो आया उठकर और उससे जाने को कहा। यहाँ से कहा कि चलो मिस्टर, बाहर चलो। तो अब वो जो है, वो आदमी जो है, वो तो बेचारा 2 साल से परेशान है। अब वो क्रोध में है, अब वो किसी की नहीं सुनेगा आज। तो उसने भी जवाब दे दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आज मैं यहाँ का बादशाह हूँ। इतने साल तक देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाई है मैंने। 2 साल से सरकारी अफसरों से विनती कर रहा है, बहुत मिन्नतें कर रहा है, पर उसका काम हुआ नहीं। तो अब वो कह रहा है कि आज मैं बादशाह हूँ और मैं आज किसी की सुनूंगा नहीं, मैं आज किसी की हुक्म नहीं सुनूंगा, मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता और मैं आज अपना काम करवा के जाऊंगा। अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ। अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। तो चपरासी बोल रहा है कि अब तुझे पता चलेगा किसका हुक्म तुझ पे चलेगा या नहीं। तो फिर उसने कहा कि अब पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे, तो तुझे पता चलेगा कि बादशाह कौन है और तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। तो उस इंसान ने क्या कहा, हाँ हाँ। बेताज बादशाह हंसा। तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी, तू बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस। ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। यह मेरे भाई की बेवा है, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। यह मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले आ जाकर अपनी पुलिस कि आकर इन सब की बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। तब इसने अब ये क्रोध में बोल रहा है कि ठीक है, तू बुला पुलिस को, मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और मेरे साथ ये 3 बादशाह और हैं। कौन कौन थे उनके साथ? वो जो थोड़ी बड़ी उम्र की औरत थी, महिला थी, वो कौन थी? वो इनकी भाई की बेवा अर्थात इनकी भाभी थी, जो कि भाई की बेवा अर्थात विधवा, मतलब उनके भाई गुजर गए हैं और ये उनकी भाभी है। उनके साथ इनकी बेटी थी। जो इनके भाई थे उन्हें पाकिस्तान में मार दिया गया था और जो लड़की उनके साथ थी वो उनके भाई की लड़की थी और उनकी एक बहन भी थी जो पाकिस्तान में ही रह गई है, पाकिस्तान में है, जो कि कुंवारी है। और इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तो कह रहे कि आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है, तू लेकर आ पुलिस को। और उसने उसे गाली दे दिया। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए थे। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। वह तैस में उसे बाह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर। और उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहाँ से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। तो अब क्या हुआ है? अब उस इंसान ने चपरासी को गाली दे दी है। अब चपरासी भी एकदम क्रोध में आ गया है और अंदर से भी ये सब शोर सुन के कुछ अफसर बाबू लोग बाहर आ गए और चपरासी गाली सुन के अब आपे से बाहर हो गया है। तो अब उसने उस इंसान की बाह पकड़ी, तैस में, गुस्से में, क्रोध में उस इंसान की बाह पकड़कर उसे घसीटने लगा और उससे बोला कि अभी तुझे पता चलेगा कि कुत्ता कौन है। और उसे कह रहे कि मार मार कर। और इतना कहते कहते उसने उसे अपने बूट से एक ठोकर दी। किसने? चपरासी ने उस इंसान को। तो ये सब देखकर जो स्त्री थी, उनकी जो भाभी थी और उनकी बेटी थी, वह सहम कर वहाँ से हट गए। वो लोग थोड़ा दूर हो गए और जो उनका लड़का था वह एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ आए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है, मैं अभी तुझे दिखा देता कि। तो अब जो बाबू लोग थे
अफसर लोग थे, वो भीड़ को हटाते हुए आगे आए और चपरासी को रोका। और चपरासी गुस्से में बोल रहे कि अगर ये लोग नहीं आते तो अभी तुझे बता देता मैं। एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सबके सब कुत्ते हो। वह आदमी कहता रहा, तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फ़र्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना हमारा फ़र्ज़ है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे असली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूँगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, मेरे वाहिगुरु का तेज है। मुझे जहाँ बंद कर दोगे मैं वहाँ भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा। साले आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिलाकर जीने वाले कुत्ते। तब अब वो आदमी कहने लगा कि मैं नहीं, सिर्फ तुम नहीं, चपरासी से कह रहे सिर्फ तू नहीं, यहाँ पे हर आदमी कुत्ता है, मैं भी एक कुत्ता हूँ। पर फ़र्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, सरकारी कुत्ते हो, सरकार के इशारों पे चलते हो और आम इंसान की हड्डियाँ चूसते हो। पर मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, मैं ईश्वर का कुत्ता हूँ, जो कि उसके इंसाफ की रखवाली करने आया हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है और तुम सब उसके घर के इंसाफ के लुटेरे हो, क्योंकि इस इंसान के साथ अभी तक इंसाफ हुआ नहीं है। ये बेचारा कई सालों से परेशान है और इसकी अर्जी अभी तक मंजूर नहीं की जा रही थी। तो ऐसा फीलिंग उनके अंदर है कि इंसाफ नहीं हो रहा है। और जनरली ये सब होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम होने में बहुत समय लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को इससे बहुत परेशानी होती है। तो अब उन्हें क्या लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ये जो उनके हिसाब से सरकारी दफ्तर में काम करने वाले ये सब लोग जो है इंसाफ की दौलत के लुटेरे हैं। तो अब ये परमात्मा के कुत्ते हैं और ये उसके इंसाफ की रक्षा करने के लिए आए हैं और ये भौंकेंगे। ये भौंकने को अपना फ़र्ज समझते हैं। सही भी है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे मालिक का फरमान है, मेरा तुमसे असली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं भौंकूंगा और मुझे भौंकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ईश्वर के इंसाफ की बात है। इंसाफ मिल नहीं रहा है तो इंसाफ के लिए आवाज़ तो उठाएंगे ही ना। तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझे जहाँ पे भी बंद करोगे मैं वहाँ भौंकूंगा, बहुत भौंकूंगा, क्योंकि मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, मेरे वाहिगुरु का तेज है, ईश्वर की शक्ति उनके साथ है। तो उन्हें किसी से डर नहीं लग रहा। आज वो बहुत ही एकदम हिम्मत के साथ आए हैं। तो वो उन्हें अब गाली देने लगे, साले आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिलाकर जीने वाले कुत्ते। तो ये लोग क्या करते हैं, सरकार के इशारों पे चलते हैं, सरकार जैसे कहती है वैसे काम करते हैं। तो वो ये सब कह रहे हैं। बाबा जी बस करो, एक बाबू हाथ जोड़कर बोला, हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी यह संत वाणी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है। तो अब एक बाबू जो सरकारी अफसर थे, अब वो इस इंसान से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि ये सब बंद कीजिए, रहम खाइए हम पर, दया कीजिए हम पर और अपनी ये संत वाणी बंद करो। ये व्यंग में कह रहे हैं, संत वाणी तो नहीं थी, क्योंकि वो कब से गाली दे रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। तो ये एक व्यंग में उन्होंने कहा कि अपनी संत वाणी बंद कीजिए, हम पे रहम खाइए और अपना आपका केस क्या है वो बताइए। मेरा नाम है 1226/7। तो ये उनके केस का नंबर है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि केस के नाम से, केस के नंबर से ही लोगों को जाना जाता है कि इनका केस नंबर ये है। तो उनके केस का नंबर था 1226/7। तो ये बता रहे हैं कि मेरा नाम है 1226/7। 1226/7 मतलब 1226/7 उनके केस का नंबर था। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम खा लिया कुत्तों ने, अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ, मेरा और कोई नाम नहीं है। मेरा यह नाम याद कर लो, अपनी डायरी में लिख लो, वाहिगुरु का कुत्ता 1226/7। तो ये उनके केस का नंबर था, जो कि उनका नाम बन गया है अब।
तो वो कह रहे मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम इन लोगों ने खा लिया और अब यही नाम मेरे पास रह गया, अपनी डायरी में भी नोट कर लीजिए आप। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना, तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं खुद ही तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। तो वो जो सरकारी अफसर थे उन्होंने इनसे कहा कि बाबा जी आप आज चले जाइए, कल आइएगा, कल या परसों आइएगा, आपकी जो अर्जी थी उसकी कार्रवाई तकरीबन मतलब लगभग पूरी हो चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, और मैं खुद भी तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्यवाही पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुँच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज़ ईजाद किए हैं, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज़ ऊपर चले गए हैं, तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो, तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी, शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर पर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूँगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ग्राहक ये सब खड़े हैं, यह ठगी इनसे करो। तो जैसे ही उस अफसर ने इनसे कहा कि आप कल या परसों आइए, आपकी कार्यवाही तकरीबन पूरी हो चुकी है, तो ये अब ये गुस्से में कह रहे हैं कि हाँ, इतनी सारी पढ़ाई करके आप लोगों ने ये 2 लफ्ज़ ही सीखे हैं क्या, शायद और तकरीबन। क्योंकि जब भी जाते हैं नहीं, यही 2 शब्दों में घुमा फिरा कर बातें की जाती है। शायद तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है, शायद 2 महीने में हो जाएगा, शायद आपके कागज़ ऊपर चले गए हैं। तो ये सब बहाने, ये सब जो लाइनें लिखी हुई है, ये सब उन्हें कही गई है जब भी वो अपने अर्जी की रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी दफ्तर वाले सिर्फ शायद और तकरीबन ही जानते हैं और इसी शब्द को घुमा फिरा कर हर वक्त कहते रहते हैं। ये शब्द ठगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कह रहे हैं मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर पे छोड़ के आया हूँ और ये ठगी यहाँ मौजूद ये जो लोग खड़े हैं इनसे कीजिए, मुझसे मत कीजिए। मैं यहीं पे बैठा हूँ, यहीं बैठा रहूँगा, जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। बैठा है, बैठा रहने दो, बकता है, बकने दो, साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है। लेट हिम वर्क हिमसेल्फ टू डेथ। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहा मानना पड़ता है, वरना। तो सब अपने अपने काम पे वापस लौट गए क्योंकि उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की और वो इंसान समझ नहीं रहा था। तो सब अपने अपने काम में वापस लौट गए और इन्होंने चपरासी ने क्या कहा, चपरासी ने कहा कि हाकिम अर्थात जो हुक्म देता है। तो जब चपरासी उसे पीट रहा था तो सरकारी बाबुओं ने आकर उसे रोक लिया था। तो वही उसी बात पे ये कह रहा है कि अब जो हाकिमों का हुक्म तो मानना ही, हाकिमों का कहा मानना पड़ता है, वरना इसे आज मैं बता देता। मतलब वो उसे बहुत पीटता अगर बाबू लोग आकर नहीं रोकते तो। अरे बाबा शांति से काम ले, यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। अब उस बाबा जी को भीड़ में से एक इंसान ने समझाने की कोशिश की कि शांति से काम लो, यहाँ पे धौंस नहीं चलता, पैसा चलती है, मिन्नत चलती है। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वह अपनी कमीज उतारता हुआ बोला। तो बोला यहाँ पे कुछ भी चलता हो पर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। और आज परमात्मा का हुक्म लेकर आया हूँ कि आज तो मैं इंसाफ लेकर के जाऊँगा, अपना काम करवा के ही यहाँ से जाऊँगा। और उन्होंने इतना कहते हुए अपनी कमीज उतारी और परमात्मा के हुक्म से आज बेताज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण देगा, लेकिन वह किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वाहिगुरु की पूजा करता है वह, और इससे पहले कि वह अपने कहे को किए में परिणत करता, 2-1 आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेताज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। तब उन्होंने अपनी कमीज़ उतार ली थी और वो कह रहे हैं कि मैं नंगा होकर आज कमिश्नर के सामने जाऊंगा। तो ये पूरे बगावत के मूड में है। ये आज किसी भी तरह से अपना काम निकलवाना चाहते हैं क्योंकि परेशान हो चुके हैं।
कॉमन मैन है, कॉमन मैन की जब हट जाती है तो यही होता है। तो आज ये पूरी बगावत पे उतर आए हैं और आज इन्होंने ठान लिया है, चाहे मेरे साथ जो कुछ भी हो, चाहे मार खाना पड़े, कुछ भी हो, मार खा के, बूटों की ठोकर खा के प्राण देगा, लेकिन किसी की मिन्नत नहीं करेगा। आज किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, आज अपना काम निकलवा के जाएंगे, क्योंकि मिन्नत बहुत कर ली इन्होंने। और वो कह रहे हैं जो वाहे गुरु की पूजा करता है, इतना कहा ही था उन्होंने कि उससे पहले कुछ लोग आए और उन दो एक आदमियों ने बढ़कर तहमद की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। तहमद अर्थात जो धोती या परिधान जो पहनते हैं, उसमें गांठ बंधी हुई होती है, तो इन्होंने हाथ रखा हुआ था उस पर, तो उसके हाथ को पकड़ लिया और ये बेताज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसलिए इन्हें आज़ादी दिलाई थी। देखिए इसमें क्या था, जो वाहेगुरु की पूजा करता है वह, और इससे पहले कि वह अपने कहे को किए में परिणत करता, अर्थात ये अभी अपने कपड़े उतार रहे थे और ये अपनी धोती जो उन्होंने पहना था उसे खोलने जा ही रहे थे, तो दो एक आदमियों ने आकर उनके हाथ को पकड़ लिया और ये अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगे। और ये कहने लगे कि मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसलिए इन्हें आज़ादी दिलाई थी कि ये आज़ादी के साथ इस तरह संभोग करें, उसकी मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके टके की फाइलों में बांध कर जलील करें, लोगों के दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा करें। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ। तो अभी कह रहे हैं कि गांधी जी ने क्या इसलिए आज़ादी दिलाई थी कि ये सब कर सको अपने भारत। हम भले ही अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, पर हमारे देश में ही ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पूरी तरह से आज़ाद होने से रोक रही है। हम अभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं, ये एक एग्जाम्पल है। तो अब ये वही कह रहे हैं कि कहाँ है आज़ादी, क्या यही सब है, इसीलिए आज़ादी मिली थी कि देश को इस तरह से बर्बाद कर सको। तो वो कह रहे हैं शर्म तो उससे आएगी ना जो इंसान हो। वो कह रहे हैं कि मैं तो कुत्ता हूँ तो मुझे कैसी शर्म है, और इंसान के शरीर पे कपड़े देखकर इन लोगों को बात समझ में नहीं आती, तो आज मैं कपड़े उतारूंगा। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। वे माथे की त्योरियां और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए। तो अब दहशत सी फैल गई है क्योंकि ये इंसान अब अपने कपड़े वपड़े उतार रहे, तो बहुत ओवर हो रहा था। तो अब कमिश्नर साहब कमरे से बाहर निकल के आ गए। उनके चेहरे पे भी टेंशन है और वो एकदम सीरियस होकर एकदम भीड़ के बीच में आए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूँ साहब, वह आदमी साहब को घूरता हुआ बोला। 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है, वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अक्सर लोग शाम को वहाँ जाकर मछलियाँ मारा करें, या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। तो अब ये क्रोध में है। और तो जब वो कमिश्नर साहब ने उन्हें आके पूछा क्या हो गया, क्या चाहिए तुम्हें, तो वो ऐसे कह रहे हैं कि जो आपने मुझे 100 मरले का गड्ढा दिया है उसे आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे जहाँ लोग आके सबको मछलियाँ मारा करें, या फिर उस गड्ढे में एक तहखाना बना दो जहाँ मेरे जैसे कुत्तों को बंद करके रखा जाए। ज़्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं, 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें भी आज ही उतार दे रहा हूँ। इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि देखो अब कुछ है नहीं मेरे पास। तो ने कहा कि तुम्हारा केस लेकर मेरे पास आओ। तो बोला मेरा केस मेरे पास नहीं है, सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास तो सिर्फ शरीर और 2 कपड़े हैं जो कि वो भी कुछ दिनों में जाने वाले हैं, कुछ दिनों में ये भी नहीं रहेंगे, 4 दिन बाद, इसलिए इन्हें भी अभी उतार दे रहा हूँ। और बाकी आप लोग तो अभी मुझे इतना सब हो चुका है तो आप लोग भी मुझे मार मार के परमात्मा के पास भेज दोगे और कुछ बचेगा नहीं मेरे पास।
यह बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वो आदमी भी कमीज़ कंधे पर रखे उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदीद करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। तो वो बोलते बोलते जा रहा है कमिश्नर साहब के पीछे की, 2 साल से मिन्नतें की, खुशामदें की, इतना रिक्वेस्ट किया, सबको बटर लगाया, काम कर दीजिए, विनती की, पर किसी ने नहीं सुनी। चपरासी क्या किया, चपरासी ने उसके लिए चीख उठा दी। चीख अर्थात जो बाँस की होती है ना, डंडियों से छोटी छोटी पर्दा बनता है, तो उसे चीख कहते हैं। तो कमिश्नर साहब के रूम में वो लगा हुआ था, तो चपरासी ने उसे हटाया और वो कमरे में दाखिल हो गए कमिश्नर साहब। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलावट हुई और आधे घंटे के बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह फिर बोलने लगा। चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता। भौंको भौंको, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों भौंको। तो अब क्या हुआ, अब कमिश्नर साहब चले गए अपने कमरे में, घंटियां बजी, फाइलें हिली, तो अब उसका काम फटाफट करवाया जा रहा है ताकि ये सब मामला एकदम शांत हो जाए और ये लोग नॉर्मली अपना हर दिन की तरह काम कर पाएँ। तो फाइनली उसका काम हो गया और जो बाहर जो लोग बैठे हुए थे वो उत्सुक आंखों से वेट कर रहे थे कि क्या होगा इसका। जैसे स्कूल में होता है ना, कोई बच्चा प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है तो बाकी के बच्चे क्लास में वेट कर रहे होते हैं, वो कब आए तो हमें पता चले कि हुआ क्या। तो ये बाहर बैठे लोग भी उसी तरह से उत्सुक आंखों से उसका वेट कर रहे थे और उन्होंने उसे आते देखा। तो वो आदमी आते ही फिर बोलने लगा, चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता। तो वो कह रहे हैं यहाँ बैठे बैठे देखोगे तो कुछ नहीं होगा। भौंको, सबके सब भौंको, भौंको अर्थात सबके सब आवाज़ उठाओ और अपना काम करवाओ। भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। अगर अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे तो अन्याय हो नहीं पाएगा ज़्यादा दिन तक। तो वो उन्हें यही कह रहा है। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए वह सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। इनका काम हो गया, वो निकल गए और वो सचमुच एक बादशाह लग रहे थे। हयादार हो तो सालों साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप कराओ और नल का पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो, बेहयाई हजार बरकत है। तो वो कह रहे हैं कि हयादार अर्थात जिसमें शर्म होती है, हया मतलब शर्म, जिसमें शर्म होती है, अगर हयादार हो तो सालों साल मुँह लटकाए खड़े रहो। अगर शर्म करते रहोगे तो सालों साल यहीं खड़े रहो, अर्जियाँ टाइप कराओ और नल का पानी पियो। बेशर्म बनोगे तो ही काम होगा, बेहया बनोगे तो ही काम होगा, बेहयाई हजार बरकत है। वह सहसा रुका और ज़ोर से हंसा, यारो बेहयाई हजार बरकत है। क्योंकि ये इन्होंने आज बेशर्मी की तभी तो इनका काम हुआ। तो वो कह रहे हैं कि बेशर्म बनिए। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। भीड़ धीरे धीरे बिखरकर अपनी जगहों पर चली गई। चपरासी की टांगें फिर स्टूल पर झूलने लगी। सामने के कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले गया। अर्जिनवीज की मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज़ के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PAN PEN पेन, पेन मने कलम, HEN हेन, हेन मने मुर्गी, DEN डेन, डेन मने अंधेरी गुफा। तो वापस से इनके जाने के बाद जो जैसा था सब वैसा चलने लगा। तो ये एक तूफान की तरह आए, इन्होंने अपना सारा काम करवाया और ये चल दिए। पर हर इंसान इनकी तरह बगावत नहीं करता, हर इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो यही था इस विषय के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को भी किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। बहुत ही अच्छा विषय था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।